देखो हम चैप्टर पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहला, मैग्नेट कोई भी एक सब्सटेंस हो सकता है जो आयरन लाइक सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, एवरी मैग्नेट हैव टू पोल नॉर्थ एंड साउथ, लाइक पोल रिपेल टू ईच अदर, लाइक पोल अट्रैक्ट टू ईच अदर। ठीक है, कभी भी हम 12 मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो हमेशा नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन की तरफ ही वो क्या करेगी, इंडिकेट करेगी। जो हमारा पोल नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट करेगा वो नॉर्थ पोल होगा, जो साउथ की तरफ डायरेक्शन शो करेगा वो हमारा साउथ पोल होगा। ठीक है, फिर इसमें अगला टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। द एरिया अराउंड अ मैग्नेट इन विच द मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। इसकी एसआई यूनिट होती है टेस्ला। क्या होती है? टेस्ला। एक कंपनी नाम सुना है ना, इलेक्ट्रिक कंपनी जो आ रही है, तो इसी साइंटिस्ट के नाम है टेस्ला। ठीक है, उनके मालिक कौन है? एलॉन मस्क। हाँ। मैग्नेटिक फील्ड हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास से हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फील्ड लाइंस अराइज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड इनटू द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। मीन्स ये नॉर्थ से अराइज होती है और एंड किस पर होती है? साउथ में होती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व। देखो नॉर्थ से ऐसे अराइज हुई, साउथ में एंड हुई, फिर इन अंदर डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ। इस टाइप से ये आपके मूव करती रहती है। मान लो ये इस टाइप से, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, नॉर्थ से अराइज हुई, साउथ में एंटर हुई, और इनसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ, क्लोज कर्व हो जाती है। फील्ड लाइंस आर क्लोजर इन स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। जहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी मीन्स वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर होगी। और याद रखेंगे बार मैग्नेट में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है एट द पोल, साउथ पोल हो चाहे नॉर्थ पोल हो, यहाँ पर क्योंकि क्लोज होती है। और ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। इसके दो टाइप से हम आंसर दे सकते हैं। पहला तो ये रहा, देयर मस्ट बी टू नॉर्थ डायरेक्शन एट द पॉइंट विच इज़ नॉट पॉसिबल। अगर इंटरसेक्ट करेगी, मान लेते हैं देखो ऐसे इस टाइप से इंटरसेक्ट कर रही है कोई भी चीज़, तो एक पॉइंट पे कितनी डायरेक्शंस होगी? 2 डायरेक्शंस होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। और कंपास जो होता है सिर्फ एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन शो करता है, विच इज़ a reason for that magnetic field line never be intersect to each other. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, ये टॉपिक। और देखो ये चैप्टर ये है कि जब कभी भी किसी इलेक्ट्रिक वायर या इलेक्ट्रिक कंडक्टर वायर के अंदर हम करंट पास करते हैं तो उसके अराउंड सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई। इस फिनोमिना को, इस घटना को सबसे पहले जो नोटिस करा उन साइंटिस्ट का नाम है H.C. ऑस्टेड, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। तो फर्स्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेट द इलेक्ट्रिक करंट हैज़ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, ये पता लग गया कि भाई H.C. ऑस्टेड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने हमें एक्सप्लेन कर दिया कि किसी वायर के अंदर जब करंट पास करते हैं तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आया कि जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसको पता कैसे करें, तो उसके लिए था हमारा राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, देखो रट्टा मारने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। जी मान लेते हैं ये एक हमारा वायर है जिसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो होल्ड करना है वायर को, कंडक्टर को राइट हैंड इन सच अ वे दैट थंब विल बी इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द करंट। थंब विल बी इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन फिंगर्स विल बी शो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। यही आपका क्या है? राइट हैंड थंब रूल है। जो थंब है वो किसकी डायरेक्शन को शो करेगा? करंट की डायरेक्शन को शो करेगा। जो फिंगर्स है वो किसकी डायरेक्शन को शो करेगी? मैग्नेटिक फील्ड की। ये राइट हैंड थंब रूल। जब किसी भी वायर के अंदर करंट हम पास करते हैं उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, तो उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कौन सा नियम होता है? राइट हैंड थंब रूल। अब देखो यहाँ पर 3 केस है। पहला केस है मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू द करंट थ्रू द स्ट्रेट कंडक्टर। अगर कंडक्टर बिल्कुल हमारा स्ट्रेट है, सीधा कंडक्टर है, ठीक है, इस टाइप से कंडक्टर बिल्कुल सीधा, अगर हम उसमें करंट पास करते हैं तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होती है एट एवरी पॉइंट ऑन दी कंडक्टर। ठीक है, जिस टाइप से देखो ये फिगर है, एग्जाम में ये फिगर बनाने के लिए भी आ सकता है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल या कंपास से हम पता कर सकते हैं। सर्कल आर क्लोजर नियर द कंडक्टर। देखो पास में सर्कल जो होते हैं क्लोज होते हैं, जैसे जैसे दूर जाते हैं इनका साइज क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। इसी वजह से क्वेश्चन आता है द फैक्टर ऑन विच द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड, तो उसका पहला आंसर मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। जितना ज़्यादा करंट पास करेंगे उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। मीन्स मान लो ये कोई एक हमारा कंडक्टर है, एक ये वाला पॉइंट हमारा ए है, एक हमारा पॉइंट बी है,
तो जैसे जैसे हम इस कंडक्टर से दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। तो पॉइंट ए पर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है, पॉइंट बी पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, कम है। ठीक है, ये बात याद रखना, एग्जाम में आ सकती है। दूसरा केस है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू द सर्कुलर लूप। अगर सर्कुलर लूप में हम करंट पास करते हैं तो इसमें भी जो वायर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होगी, और सर्कल बिकम लॉन्गर एंड लॉन्गर एज वी मूव अवे। और जो आपका सर्कुलर लूप जो होगा, मान लेते हैं इस टाइप से एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, इसमें हम क्या पास कर रहे हैं, करंट पास कर रहे हैं। ठीक है, ये करंट है, इधर करंट है, तो इसके अराउंड तो कैसी जनरेट हो जाएगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में, और जो सर्कुलर लूप का सेंटर वहाँ पर स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप इज सेम। अंदर लूप के डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, लेकिन यहाँ पर कैसी होगी आप देख सकते हो, तो करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस टाइप से होगी, इधर होगी। अगर यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है डाउनवर्ड हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी आपकी, क्लॉकवाइज होगी, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, तो फैक्टर जिस पर आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ करता है सर्कुलर, है ना, अगर हमारा सर्कुलर लूप है तो पहला वही मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इसके करंट के है, और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर है। तीसरा जो है इसमें एक ऐड हो गया मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ द टर्न ऑफ द कॉइल। जितने नंबर ऑफ लूप इंक्रीज करते चले जाएंगे उतनी हमारा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखो एक चीज़ मैं समझाता हूँ, और अगर देखो करंट हमारा ऐसे अपवर्ड जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो राइट एंड थंब रूल से कैसे हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, कैसे हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, फिर अगला है सोलेनोइड। ए कोइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न ऑफ द इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन अ सिलिंड्रिकल फॉर्म। जैसे इस टाइप से आपने देखा होगा, इस टाइप से कॉपर वायर को हम इस तरीके से टर्न करा देंगे तो ये फिगर जो होगी हमारी सोलेनोइड होगी। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनोइड इज सिमिलर टू बार मैग्नेट। अगर सोलेनोइड में हम करंट पास करेंगे तो जो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बिल्कुल लाइक बार मैग्नेट होगी। ठीक है, जो हमारा प्लस टर्मिनल है ना, उसका किस टाइप से शो कर रहा है, साउथ और इधर नॉर्थ। डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड नॉर्थ टू साउथ है, इनसाइड द सोलेनोइड साउथ टू नॉर्थ है। सोलेनोइड कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज अ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन को अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं और करंट पास कर देते हैं तो सॉफ्ट आयरन किसकी तरह बिहेव करती है, मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, जिसका आगे डिस्कस हम करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, परमानेंट, बार मैग्नेट या नेचुरल मैग्नेट। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है टेम्परेरी मैग्नेट होती है, मीन्स जब तक इसमें करंट पास करेंगे तब तक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, अगर करंट हम रोक देंगे तो ये फिर से सॉफ्ट आयरन की तरह बिहेव करती है। जबकि जो हमारी परमानेंट मैग्नेट होती है, नेचुरल मैग्नेट, वो कैन नॉट बी ईजिली डीमैग्नेटाइज। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रेंथ को वेरी कर सकते हैं, करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करके हम स्ट्रेंथ को वेरी कर सकते हैं यहाँ पर, जबकि यहाँ पर स्ट्रेंथ क्या होती है, फिक्स रहती है। यहाँ पर पोलैरिटी मतलब नॉर्थ और साउथ जो पोल हैं उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं, यहाँ पर रिवर्स नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरली स्ट्रॉन्ग होती है, जबकि परमानेंट मैग्नेट इसके कंपेरिजन में क्या होती है, वीक होती है। एक ये बस लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस बार सिलेबस के अंदर, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। हमारे साइंटिस्ट ने आंद्रे मेरी एम्पियर ने सजेस्ट करा था, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन अ फोर्स इज एक्सर्ट ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। उसके लिए पूरा एक सेटअप है, मान लेते हैं ये मैग्नेट है हमारे पास, ये हमारे पास वायर है, इसके अंदर हमने करंट पास करा, करंट कैरिंग कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। अब ये फोर्स लगेगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा, मोशन में आएगा, तो वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा उसको जानने के लिए हमारे पास है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इस टाइप से कि ये हमारा लेफ्ट हैंड है, स्ट्रेच योर लेफ्ट हैंड सच अ वे द थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मिडिल फिंगर shows the direction of the current, middle finger shows the direction of magnetic field, then thumb will be indicate the direction of the force acting on a conductor। ये देखो लिखा हुआ भी, stretch thumb, forefinger, middle finger of your left hand such that they are mutually perpendicular. If the forefinger point the direction of the magnetic field, middle finger in the direction of current, then thumb will be point in the direction of the motion or force। और देखो इस केस में जो फोर्स मैक्सिमम कब होगा, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, फोर्स मैक्सिमम जब होगा जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर मतलब राइट एंगल पर होगी, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज रिवर्स ऑन द रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ठीक है, एक इसका लास्ट टॉपिक हो रहा है, लास्ट में और देख लेते हैं आपका अल्टरनेट करंट। द करंट विच रिवर्स इज डायरेक्शन पीरियडिकली इज कॉल्ड अल्टरनेट करंट। इन इंडिया AC रिवर्स इज डायरेक्शन इज एवरी 1/100 सेकेंड्स। जो फ्रिक्वेंसी होती है
वो 50 हर्ट्ज होती है। MCQ में क्वेश्चन आ सकता है। एडवांटेज क्या है, AC कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। डिसएडवांटेज क्या है कि AC को हम स्टोर नहीं कर सकते। डायरेक्ट करंट, द करंट विच डज नॉट रिवर्स द इट्स डायरेक्शन, DC करंट है, DC करंट को स्टोर कर सकते हैं। लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस इज हाई। इस वजह से हम जो करंट एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसफर करते हैं किस फॉर्म में करते हैं। चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी, इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा करंट। करंट बेसिकली है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। फॉर्मूला याद रखना, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। SI यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, जो डिवाइस है जिससे करंट को मेजर करते हैं वो एमीटर है। ठीक है, उसका सिंबल है इस टाइप से प्लस माइनस, और एमीटर का लो रेजिस्टेंस होता है, इस वजह से उसको किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में। ठीक है, करंट को किस डिवाइस से मेजर करते हैं, एमीटर से। सर्किट में कैसे लगाते हैं, सीरीज में। क्यों लगाते हैं, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। और देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन के क्या होती है, अपोजिट होती है। ठीक है, और जो करंट की डायरेक्शन होती है सेम होती है एज फ्लो पॉजिटिव चार्ज, मतलब प्रोटॉन। जिस तरफ प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा उसी तरफ डायरेक्शन ऑफ क्या ली जाएगी, करंट मानी जाएगी। और जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके अपोजिट क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट होगी। ठीक है, अगर एग्जाम में ऐसे कोई क्वेश्चन है कि भाई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। ठीक है, ये याद रखेंगे। फिर अगला टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका फॉर्मूला होता है V बराबर W अपॉन Q। यहाँ से W इज इक्वल टू आ जाता है V इंटू Q। ठीक है, एक एग्जांपल हो सकता है, मान लेते हैं किसी एक वायर में पोटेंशियल डिफरेंस आपका 6 वोल्ट है। ठीक है, जो चार्ज मूव करें 2 कूलम चार्ज मूव करें, तो इसको मूव कराने में कितना वर्क डन लगेगा, तो W बराबर V इंटू Q। V की वैल्यू 6 इंटू 2 कितना हो गया, 12 जूल हो गया। ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट है ऐसा यूनिट वोल्ट है। ठीक है, ऐसे ही इसको किससे मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से। ठीक, इसको हाई रेजिस्टेंस होता है तो इसको कनेक्ट करते हैं इन पैरेलल। और वो डिवाइस जिससे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं, वो है आपकी सेल या बैटरी। और जो करंट फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर, मीन्स इस टाइप से हम जो डिनोट करते हैं, ये वाला हमारा हायर पोटेंशियल होता है, ये वाला हमारा लोअर पोटेंशियल होता है। तो करंट फ्लो करता है फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, और एक एग्जाम में ये भी बन सकता है 1 वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1 जूल वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम चार्ज, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। कुछ इस सिंबल्स हैं हमारे। इलेक्ट्रिक सेल को हम ऐसे डिनोट करते हैं, बैटरी को हम इस टाइप से की ओपन। और इसमें जो इंपॉर्टेंट है आपको ये याद रख लेना बच्चों। ठीक है, रियोस्टेट, जिसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, इसका वर्क क्या होता है, ये सर्किट में विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करे करंट को क्या करती है, कंट्रोल करती है। रियोस्टेट, वेरिएबल रेजिस्टेंस, सिंबल इस टाइप से। ठीक है, ये मीटर का सिंबल है। और वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ द मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द सर्किट प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। मीन्स मान लेते कोई वायर है, उसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू I R, ओम्स लॉ। R यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। ग्राफ अगर एग्जाम में आता है तो पोटेंशियल डिफरेंस V, करंट I का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगला रेजिस्टेंस क्या है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। मतलब किसी भी वायर के अंदर जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसके चार्ज फ्लो का रजिस्ट अपोज कर रहा है, विरोध कर रहा है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है आपकी, ओम होती है। रियोस्टेट हमने अभी पढ़ा था, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंज द सोर्स ऑफ वोल्टेज। अगला फैक्टर ऑन विद द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। तो पहला है जो रेजिस्टेंस होता है वो कंडक्टर की, जैसा मान लो ये कंडक्टर है कोई, ये उसकी लेंथ है, ये उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो जो आपका रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके लेंथ के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शन एरिया के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। डिपेंड ऑन दी नेचर ऑफ दी मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड आएगा, इससे एक फॉर्मूला बना, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। रो जो है वो रजिस्टिविटी है। ठीक है, और रजिस्टिविटी की जो एसआई यूनिट होती है ओम मीटर होती है।
रेजिस्टिविटी डू नॉट चेंज विथ चेंज इन लेंथ ऑफ और क्रॉस सेक्शन एरिया बट इज चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटल एंड अलॉय इज 10⁻⁸ to 10⁻⁶ ओम मीटर एंड रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ ए इंसुलेटर इज 10⁻12 to 10⁻17 ओम मीटर। और ये वाला तो इम्पोर्टेंट है, ये वाला पॉइंट। रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय इज जनरली हायर देन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स, मतलब जिस मेटल से मिलकर आपका अलॉय बना है उसकी रेजिस्टिविटी जिस मेटल से वो मिलकर बना उससे हमेशा थोड़ी सी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। इसी वजह से जो अलॉय होते हैं इनको हम इलेक्ट्रिक की जो हीटिंग डिवाइस होती है उसके अंदर यूज़ करते हैं। जैसे ये वाला अलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज बर्न रेडियली एट हाई टेम्परेचर सो दे आर कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस। और ये एग्जाम के हिसाब से ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि भाई कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन्स। क्वेश्चन ये आ सकता है भाई इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन्स के लिए किसका यूज़ करते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम। वाई, क्यों? बिकॉज दे हैव लो रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है, लो रहती है, और पावर जो एनर्जी है वो कम हमारी लॉस होती है। ठीक है, रेजिस्टेंस को हम सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। सीरीज का मतलब है एंड टू एंड हम कनेक्ट कर सकते हैं। करंट पास करेंगे, अगर करंट सेम है तो रेजिस्टेंस किसमें, सीरीज में। सीरीज का जो टोटल रेजिस्टेंस सिंपली हम ऐड करके निकाल लेते हैं, आर एस इक्वल टू R1 + R2 + R3। ठीक है, नेक्स्ट रेजिस्टर्स को किस में अरेंज कर सकते हैं, पैरेलल में। पैरेलल में कैसे, अगर करंट डिवाइड हो जाता है तो किस में होता है, रेजिस्टर पैरेलल में होते हैं। इसका जो टोटल रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये एग्जाम में बन सकता है। एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इन सीरीज सर्किट व्हेन वन कंपोनेंट फेल्स द सर्किट इज ब्रोकन एंड नन ऑफ द कंपोनेंट वर्क। अगर मान लो सीरीज के अंदर 5-6 कंपोनेंट लगे हुए, कोई एक अगर आपका क्या हो गया, फेल हो गया, तो बाकी भी आपके फंक्शन करना बंद कर देंगे। दूसरा, डिफरेंट अप्लायंस हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द करंट। मतलब अगर हमारे सर्किट के अंदर डिफरेंट अप्लायंस लगे, मतलब मीन्स AC का अलग करंट है ना, जो हमारा फैन है उसका करंट क्या है, अलग है। तो अलग अलग करंट अगर किसी भी डिवाइस को हमें देना है तो उसको किस में कनेक्ट करना पड़ेगा, पैरेलल में। ठीक है, द टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल इज डिक्रीज। पैरेलल में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो क्या रहता है, कम रहता है। सीरीज में क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। अगला टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव। The source of energy continuously get dissipated entirely in the form of heat. This is known as heating effect of electric current. हमने देखा भी होगा, घरों के अंदर हीटर रहते हैं, अगर उसके अंदर करंट पास करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वो हमारी हीट फॉर्म में रिलीज होती है। इसी को कहते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। E = P × T, है ना। और ये यहाँ पर एक जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, H = I²RT। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट, इसका फॉर्मूला आपका H = I²RT। मीन्स जो हीट डेवलप हो रही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट है। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस फॉर द गिवन करंट। हीट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच द करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा आपका कि भाई इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, टंगस्टन है। क्यों होता है, क्योंकि इट डज नॉट ऑक्सीडाइज रेडियली एट हाई टेम्परेचर, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है आपका। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन ये एग्जाम में, द बल्ब आर फिल्ड विद द केमिकली इनएक्टिव गैसेज लाइक नाइट्रोजन और आर्गन। जो बल्ब के अंदर जो गैस फिल करी जाती है, नाइट्रोजन और आर्गन फिल करी जाती है। इससे क्यों फिल करी जाती है, क्योंकि प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द फिलामेंट। जो फिलामेंट की लाइफ है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। एक हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट आवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता है वो हमारे पूरे सर्किट जो उसके अंदर डिवाइस है उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। फ्यूज़ इज मेड ऑफ द प्योर टिन और alloy of copper and tin. Fuse is always connected series in the live wire. इसमें लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। सीरीज में लगाने से क्या होता है, अगर फ्यूज़ आपका ब्रेक हो जाएगा तो पूरा सर्किट ओपन हो जाएगा। जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस है उनके करंट की सप्लाई क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, और वो हमारे ख़राब होने से बच जाएंगे। फ्यूज़ हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि जैसे ही करंट इंक्रीज होता है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, ये ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से सर्किट ओपन हो जाता है। इलेक्ट्रिक पावर लास्ट टॉपिक है। The rate at which the electric energy is consumed in a electric circuit is called electric power. P = VI, ये रिलेशन है। पावर पोटेंशियल डिफरेंस करंट के बीच में रिलेशन आ सकता है एग्जाम में। P = VI। एक फॉर्मूला और याद रखना, P = I²R और P = V²/R। इसके असाइनमेंट होती है वॉट, W से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक ये याद रखेंगे 1 kWh जो एनर्जी की यूनिट होती है, कमर्शियल एनर्जी की यूनिट है। kWh = होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है।
डिफाइन द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की आपकी क्या होती है वोल्ट होती है, रेजिस्टेंस की ओम होती है, इलेक्ट्रिक पावर की वाट होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम की होती है KWH। ठीक है। डिवाइस यूज टू मेजरिंग द करंट इज एमीटर है, नेम द फिलामेंट ऑफ द बल्ब टंगस्टन है, राइट द टू टाइप ऑफ रजिस्टर कॉम्बिनेशन सीरीज एंड पैरेलल, हाउ द वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन सर्किट पैरेलल बिकॉज हैव हाई रेजिस्टेंस, हाउ द एमीटर इज कनेक्टेड इन सर्किट सीरीज लो रेजिस्टेंस। Response are three types: voluntary, controlled by the forebrain, example talking, writing। ये जो हमारा रिस्पॉन्स होता है टॉकिंग राइटिंग, ये हमारा वॉलेंट्री एक्शन होता है। ठीक है। और इसको कंट्रोल कौन करता है फोरब्रेन। इनवॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल बाय द मिड एंड हिंड ब्रेन, एग्जाम्पल हार्ट बीट, वोमिटिंग, रेस्पिरेशन, है ना। जो हमारा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं उसको हमारा मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन उसको कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन जो क्विक एक्शन होते हैं, है ना, जो सडन एक्शन होते हैं उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन हमको हार्मफुल सिचुएशन से बचाता है, मतलब हमको हार्मफुल कंडीशन से बचाता है। ठीक है। कंट्रोल बाय द स्पाइनल कॉर्ड, अगर हमारा रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है, अगर क्वेश्चन ये आता है कि आइज एकदम सडन क्लोज करनी है तो इस रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करेगा ब्रेन। इस रिफ्लेक्स एक्शन को कौन करेगा? ब्रेन कंट्रोल करेगा। अगर वो पार्ट जो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड, जैसे हैंड से हम किसी गर्म प्लेट को टच करेंगे तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन क्विक जो होगा इसको कंट्रोल कौन करेगा? हमारा स्पाइनल कॉर्ड करेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा एकदम लार्ज लाइट आइज़ में हमारे आंखों में एंटर करेगी, एकदम आइज़ को हम सडन एकदम क्लोज कर लेंगे, इस वाले रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करेगा? हमारा ब्रेन कंट्रोल करेगा। ठीक है। नीड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इसलिए क्योंकि कुछ डेंजर कंडीशन होती है जिसमें हमें क्विक एक्शन करना होता है, उसमें हमें किसकी नीड होती है? रिफ्लेक्स एक्शन की रिक्वायरमेंट रहती है। फिर हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, जिसके दो पार्ट हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS, है ना। क्रेनियल नर्व अराइज फ्रॉम द ब्रेन, जो ब्रेन से नर्व सेल कनेक्टेड है वो हमारा आपके कौन सी है? क्रेनियल नर्व सेल है। स्पाइनल नर्व अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। ह्यूमन ब्रेन को हमने हमारी बॉडी का सबसे मेन पार्ट हमारा ब्रेन है, तीन पार्ट में हमने डिवाइड करा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन ये सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ये किसका बना होता है? सेरेब्रम का बना होता है। इसके फंक्शन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, जितना भी हमारा सोचने का, एग्जाम टाइम चल रहा है, हम जितना याद करते हैं सोचते हैं, ये सब पार्ट किसका है? हमारा थिंकिंग पार्ट किसका है? हमारा फोर ब्रेन का फंक्शन ये। ठीक है। कंट्रोल द वॉलेंट्री एक्शंस, जो हमारे वॉलेंट्री एक्शंस है, राइटिंग है ना, वॉकिंग है, टॉकिंग है, ये सब कौन कंट्रोल करता है? हमारा फोर ब्रेन। स्टोर इन्फॉर्मेशन मेमोरी, जितना भी हम एग्जाम टाइम में पढ़ रहे हैं ना, ये सब हमारे ब्रेन के अंदर फोर ब्रेन में स्टोर हो रहा है मेमोरी तौर पर। रिसीव सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेट इट, है ना। वेरियस इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है, उन सबको इंटीग्रेट करता है, ये काम किसका? आपका फोर ब्रेन का है। और सबसे बड़ा है सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर, हंगर से एसोसिएट कौन है? आपका फोर ब्रेन है। फिर आपका मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन कंट्रोल द इनवॉल्युंटरी एक्शन सच एज चेंज इन प्यूपल साइज, लाइट इंक्रीज और डिक्रीज होने पर प्यूपल का साइज चेंज होता है, इसको कंट्रोल कौन करता है? हमारा मिड ब्रेन करता है। रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ हेड, नेक और ट्रंक, है ना। बॉडी का अपर पार्ट हेड नेक का जो रिफ्लेक्स एक्शन है, अभी जो मैंने एग्जांपल बोला था, अगर सडनली बहुत लार्ज अमाउंट में लाइट एंटर हो जाए आइज़ के अंदर तो आइज सडन क्लोज हो जाती है, इस रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है? हमारा मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। हिंड ब्रेन के तीन पार्ट है, सेरेबुलम, मेडुला और पोन्स। सेरेबुलम कंट्रोल द पोस्चर एंड बैलेंस, है ना, जैसे पिकिंग पेन, और जब कोई भी पर्सन एल्कोहल कंज्यूम करता है जो कि सेहत के लिए हानिकारक है, उसको कंज्यूम करना नहीं चाहिए, तो उससे क्या रहता है? हमारा सेरेबुलम जो होता है वो फंक्शन करना बंद कर देता है, बॉडी का बैलेंस नहीं बनता है, जो एल्कोहलिक पर्सन होता है वो इधर उधर मूव करता रहता है। मेडुला कंट्रोल द इनवॉलेंट्री एक्शन, ब्लड प्रेशर, सलाइवा और वोमिटिंग। पोन्स क्या करता है? इनवॉलेंट्री एक्शन, रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन। ये हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर है, इंपॉर्टेंट है, एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है। फिर इसके बाद टॉपिक है प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन, है ना, जो प्लांट को ग्रोथ करने में, डेवलपमेंट करने में, रिस्पॉन्स करने में हेल्प करते हैं, वो प्लांट हार्मोन होते हैं। फोर आपके ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड। ठीक है। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड। ऑक्सिन जे सिंथेसाइड एट द शूट टिप हेल्प द सेल टू ग्रो लॉन्गर, इन्वॉल्व इन द फोटोट्रोपिज्म। ठीक है। जो सनफ्लावर होता है वो सन की टूवर्ड्स जो मूवमेंट करता है, किसकी हेल्प से करता है? ऑक्सिन की हेल्प से, क्योंकि जो ऑक्सिन होता है वो शेडो वाले पार्ट में इकट्ठा हो जाता है,
जिसकी वजह से शैडो पार्ट ग्रो करता है, जो फ्लावर से किसकी तरफ मूवमेंट कर देता है, सन की तरफ मूवमेंट कर देता है। ठीक है, जिब्रेलिन है हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम, स्टेम की ग्रोथ में कौन हेल्प करता है, जिब्रेलिन। साइटोकाइनिन प्रमोट द सेल डिवीजन, प्रेजेंट इन द ग्रेटर कंसेंट्रेशन द फ्रूट एंड सीड्स, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है। एब्सिसिक एसिड मतलब ये इन तीनों का दुश्मन है, ये तीनों ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन ग्रोथ हार्मोन है, जबकि ये इनका अपोजिट है, ग्रोथ को रोकने का काम करता है। इनहिबिट्स ग्रोथ कॉज विल्टिंग ऑफ द लीव्स, स्ट्रेस हार्मोन है ये। ठीक है, लास्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ह्यूमन बीइंग के अंदर भी हमारे हार्मोन्स होते हैं, ग्लैंड्स होती है, और उनकी लोकेशन, उनका फंक्शन इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला हार्मोन है आपका थायरोक्सिन हार्मोन, थायराइड ग्लैंड उसको रिलीज करता है, नेक या थ्रोट रीजन पे रहता है। इसका काम होता है रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स। अगर हमारा थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन प्रॉपर रिलीज नहीं करता है तो हमारे बॉडी के अंदर फैट है ना, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है। ठीक है, दूसरा है ग्रोथ हार्मोन, पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड में प्रेजेंट रहता है मिड ब्रेन पे, रेगुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो हमारे पूरे बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है उसको कौन कंट्रोल करता है, ग्रोथ हार्मोन, उसको रिलीज कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, मास्टर ग्लैंड। थर्ड है एंड्रेलिन हार्मोन, एंड्रेलिन किडनी के ऊपर होता है ना, तो इसका काम क्या होता है, रेगुलेशन इन ऑफ द ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग द इमरजेंसी, इमरजेंसी में हमारे ब्लड प्रेशर, हार्ट बीटिंग, इन सबको कौन कंट्रोल करता है, एंड्रेलिन हार्मोन। फॉर एग्जांपल कहीं हम जा रहे हैं, ठीक है, कहीं पार्क में हमारे पीछे कोई कुत्ता पड़ गया तो हम डर की वजह से बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं, उसके बाद हमारा हार्ट बीट तेज हो जाती है, तो उसको हार्ट बीट को तेज कौन कराता है, एंड्रेलिन हार्मोन करवाता है। ठीक है, इंसुलिन पैनक्रियाज रिलीज करता है। ठीक है, बिलो द स्टमक इस रिड्यूस या रेगुलेट द ब्लड शुगर इन द शुगर लेवल, ब्लड के अंदर शुगर लेवल। ठीक है, ये आजकल बीमारी ज़्यादा हो रही है। शुगर जो डिजीज़ जो है वो कब होती है, जब पैनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन प्रॉपर रिलीज करना बंद कर देता है, तो शुगर लेवल बॉडी के अंदर कंट्रोल नहीं होता, कभी ज़्यादा तो कभी कम हो जाता है। तो डॉक्टर इसके इलाज के लिए क्या करता है, बॉडी के अंदर इंसुलिन हार्मोन को इंजेक्ट कर देता है, वो शुगर लेवल को कंट्रोल कर देता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल के अंदर होता है, टेस्टिस इसको प्रोड्यूस करता है ना। इसका काम क्या होता है, जो भी मेल के अंदर जो एज में है ना, प्यूबर्टी की एज में जो सेक्सुअल मैच्योरिटी के टाइम पे जो चेंजेस आते हैं उसको कौन कंट्रोल करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ऐसी फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन सेम फंक्शन रहता है उसका भी। और रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस के पास होता है मिड ब्रेन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन रिलीज करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करता रहता है। ठीक है, फिर एक है आयोडाइज सॉल्ट, हमें क्यों खाना चाहिए, क्योंकि जो आयोडाइज सॉल्ट होता है, आयोडीन जो होता है, वो हमारे थायराइड ग्लैंड के को मतलब उसको उत्साहित करता है किसके, थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करने के लिए, जिससे हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, फैट, कार्बोहाइड्रेट का क्या चले, पूरे प्रॉपर तरीके से फंक्शन करता रहे। डायबिटीज़ वही है कि भाई जो आपका पैनक्रियाज है, जब इंसुलिन हार्मोन का प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं होता है तो शुगर के ब्लड के अंदर शुगर लेवल कंट्रोल नहीं रहती है, जिसको हम डायबिटीज़ बोलते हैं। और इसका ट्रीटमेंट का इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन रिलीज हम कर देते हैं। एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्मोन रिलीज होना भी हमारे लिए हार्मफुल है, कम रिलीज होना भी हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। अगर ज़्यादा हार्मोन रिलीज हो गए, ग्रोथ हार्मोन, तो अमिताभ बच्चन की तरह आदमी क्या हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। अगर कम रिलीज हो तो राजपाल यादव की तरह क्या रह जाएगा, बोना रह जाएगा। तो इसलिए फीडबैक मैकेनिज्म चलता रहता है, क्योंकि हार्मोन का एक सही अमाउंट में रिलीज होना ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो ये आपके एग्जाम के लिए छोटा सा। सोप एंड डिटर्जेंट। सोप इज द सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद द लॉन्ग चेन C15H31 COOH या C17H35 COH, पाल्मिटिक एसिड और सिट्रिक एसिड। ठीक है, जो सोप होती है इफेक्टिव फंक्शन करता है विद सॉफ्ट वाटर, और हार्ड वाटर में ये इफेक्टिव फंक्शन नहीं करता है। सॉरी। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए फिर हमने डेवलप करे अपने डिटर्जेंट। डिटर्जेंट आर द अमोनियम एंड सल्फेट सॉल्ट ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स विद द लॉन्ग चेन, दे आर इफेक्टिव विद बोथ सॉफ्ट एंड एज वेल एज हार्ड वाटर। मतलब जो सॉफ्ट होते हैं वो सिर्फ सॉफ्ट वाटर में आपके क्लीनिंग एक्शन दिखाएंगे, जो डिटर्जेंट होते हैं वो सॉफ्ट और हार्ड वाटर दोनों में क्लीनिंग एक्शन परफॉर्म करते हैं। अब देख लेते हैं ये स्ट्रक्चर आपका किसका है, सोप का है। ये वाला हेड जो है आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट है, मतलब ये अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स दी वाटर। ये वाला पार्ट है किसकी तरफ जाएगा, वाटर की तरफ। ये कार्बन हाइड्रोजन की जो लॉन्ग चेन है ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। ये आपके डर्ट, जो ऑयली डर्ट होती है टुवर्ड्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ये वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, एक हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सोप मोलिक्यूल, ये क्लीनिंग एक्शन कैसे होता है सोप का। तो ये स्ट्रक्चर आपका क्या है, आपका एम मिसेल फॉर्म करती है। तो यहाँ पर इस टाइप से,
तो मान लेते देखो चारों तरफ ऐसे करके वाटर है, तो ये वाला जो पार्ट होता है सोप का वो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, ये अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स दी वाटर। और जो हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट है किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, ऑयल ड्रॉप की तरफ, जो डर्ट है हमारा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ये स्ट्रक्चर जो होती है इसको हम मिसल फॉर्मेशन बोलते हैं। और जो इससे क्या होता है, जो हमारा जो ऑयली डर्ट है ये वाटर में सोलेबल हो जाता है और इजीली क्लीनिंग एक्शन परफॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ चीज़ और है इंपॉर्टेंट इसकम। द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट इन द हार्ड वाटर रिएक्ट विथ सोप मोलिक्यूल टू फॉर्म इनसोल्युबल प्रोडक्ट कॉल्ड इसकम। थस द क्लीनिंग एक्शन मतलब अच्छी तरह से क्लीन एक्शन परफॉर्म नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा जो कैल्शियम मैग्नीशियम और कैल्शियम जो प्रेजेंट होता है हार्ड वाटर में वो सोप के साथ रिएक्ट करके फॉर्म करता है इसका, जो क्लीनिंग एक्शन को अच्छी तरीके से परफॉर्म होने नहीं देता। जबकि जो डिटर्जेंट है इसलिए हमने उसका यूज़ करा, ये जब रिएक्ट करते हैं हार्ड वाटर के साथ तो कैल्शियम मैग्नीशियम हमारे इसकम फॉर्म नहीं करते हैं, ये क्लीनिंग एक्शन इससे अच्छा हो जाता है। ठीक है, सोप आर कम्प्लीटली बायोडिग्रेडेबल है, डिटर्जेंट आर नॉट। ठीक है, सोप जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है, ठीक है, ये जो डिटर्जेंट एनवायरमेंटली फ्रेंडली नहीं होता है। तो एग्ज़ाम में हमारे लिए आ भी सकता है सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस क्या होता है। तो जो सोप होते हैं हमारे सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट होते हैं, जबकि जो डिटर्जेंट होते हैं अमोनियम और सल्फोनेट के सॉल्ट होते हैं। ठीक है, और जो सोप होते हैं सिर्फ सॉफ्ट वाटर के साथ क्लीनिंग एक्शन कर सकते हैं, जबकि डिटर्जेंट जो है सॉफ्ट और हार्ड वाटर दोनों के साथ अपना क्लीनिंग एक्शन कर सकते हैं। और जो सोप होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल है और डिटर्जेंट होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। उसके पार्ट है मेन आपके स्टेमन आपका मेल पार्ट है जिसका पार्ट है एंथर और फिलामेंट। पिस्टिल फीमेल पार्ट है, स्टिग्मा स्टाइल और ओवेरी। टाइप्स ऑफ फ्लावर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स ऐसे फ्लावर्स जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, वो आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है। एग्जाम्पल याद रखना है हिबिस्कस और मस्टर्ड। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जिसमें या तो मेल पार्ट होगा या फिर फीमेल पार्ट। एग्जाम्पल याद रखना है पपाया और वाटरमेलन। जो ये वाला पार्ट है आपका फीमेल पार्ट है, ये आपकी स्टिग्मा है, ये वाला पार्ट स्टाइल है और ये पूरा पार्ट क्या है, ओवेरी। और ओवेरी के अंदर होता है आपके ओव्यूल। प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन कैसे होता है, तो पोलन ग्रेन जो होता है आपका, पोलन ग्रेन जो होता है आपके एंथर के अंदर होता है। पोलन ग्रेन एंथर से ट्रांसफर होता है कहाँ पर, स्टिग्मा तक। तो ये प्रोसेस होता है आपका पॉलिनेशन। और सेम फ्लावर पर अगर ट्रांसफर होता है तो वो सेल्फ पॉलिनेशन है, और अदर फ्लावर पे ट्रांसफर होता है तो क्रॉस पॉलिनेशन है। अब जो आपका पोलन ग्रेन होता है वो जर्मिनेट फ्रॉम द पोलन ट्यूब विच पास थ्रू द स्टाइल टू रीच अप टू द ओव्यूल्स प्रेजेंट ओवेरी, मतलब ओव्यूल्स तक पहुंच जाता है। फिर आपका जो पोलन ग्रेन है जो ओव्यूल्स है वो एक दूसरे से फ्यूजन होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में हमें मिलता है जायगोट इनसाइड द ओवेरी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनता है। जायगोट डिवाइड टू फॉर्म द एम्ब्रॉय, है ना। ओव्यूल डेवलप थिक कॉट एंड चेंज इनटू द सीड ग्रेजुअली। तो जो हमारा जो जायगोट से फिर एम्ब्रॉय बना है उस पर कॉट चढ़ती है, थिक कॉट, फिर उसमें किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में। ठीक है, फिर जो ओवेरी पार्ट है चेंजेस इनटू फ्रूट एंड अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ, गिर जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका पोलन ट्यूब है, पोलन ग्रेन स्टिग्मा से होते हुए आपको किस तक आता है, ओव्यूल तक आता है। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर जायगोट, फिर एम्ब्रॉय, फिर इस पर थिक लेयर जमती है तो ये सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो आपकी पूरी ये ओवेरी है ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये धन्यवाद।